आओ देख। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस करा था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आज हम बात करेंगे जनरल प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। देखते हैं अब जनरल प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। एक्चुअली इस चैप्टर में हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स दोनों को डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेलो एल्केन्स को डिस्कस करेंगे, आफ्टर देन हेलो एरीन्स। तो फर्स्ट है हमारा जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हमें देखना है कि क्या क्या इसके मेथड हो सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कैसे। फर्स्ट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। और हाइड्रोकार्बन में भी हम दो मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट, ए फ्रॉम एल्कीन और बी फ्रॉम एल्कीन। क्लियर। और एल्कीन में भी हम फर्दर टू टाइप से पढ़ेंगे। पहला फ्रॉम क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट, या इसको आप सनलाइट भी कह सकते हैं। सेकंड पढ़ेंगे हम आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। एल्कीन की रिएक्शन हम किसी भी HX मतलब हैलोजन एसिड से करेंगे, वो हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। सेकंड पढ़ेंगे हम फ्रॉम अल्कोहल, और अल्कोहल में हम फर्स्ट पढ़ेंगे HX इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। और यहाँ जिंक क्लोराइड एक डिहाइड्रेशन एजेंट की तरह वर्क करता है, और इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्रॉफ्स प्रोसेस। ठीक है ना। चलो, सेकंड PCl5। थर्ड हम पढ़ेंगे थायोनिल क्लोराइड, दैट इज SOCl2। इसको क्या बोलते हैं हम? थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन। और ध्यान दें, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कोनाट फिंकल स्टिल डार्जेंस रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम? डार्जेंस रिएक्शन। क्लियर। चलो, और तीन ही सफिशेंट है, बाकी मैं इधर लिख लेता हूं। फोर्थ पढ़ेंगे हम, थर्ड, बाय द हैलोजन एक्सचेंज मेथड। और इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है ये भी। इसका नाम होता है कोनाट फिंकल स्टिन रिएक्शन। ठीक है ना। और बी पढ़ेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। अभी आप टेंशन ना लें कि ये क्या हो रहा है, हम एक एक करके सारी रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चार्ट के फॉर्म में बताना चाहता हूं कि उनका जनरल प्रिपरेशन हम किस वे में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट है फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। और इसको भी हम एक नेम रिएक्शन के फॉर्म में पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन।
ठीक है। तो ये हमारा एक जनरल मेथड हुआ प्रिपरेशन का। कैसे? फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हम टू टाइप से पढ़ेंगे, फ्रॉम एल्केन और एल्कीन। एल्कीन की रिएक्शन हम क्लोरीन और आयोडीन से करेंगे, वो कैसे होगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम फ्लो चार्ट पढ़ना चाह रहे हैं। सेकेंड है फ्रॉम एल्कोहल, और एल्कोहल में हम पढ़ेंगे फर्स्ट हेलोजन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, देन PCl5, देन थायोनिल क्लोराइड। और फिर वाई में पढ़ेंगे वाई द हेलोजन एक्सचेंज मेथड। इसमें हमने दो नेम रिएक्शन पढ़नी है, एक स्वार्ट्स रिएक्शन है, एक कोनार्ड फिंकर डिस्टिल रिएक्शन, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। और फोर्थ है फ्रॉम द सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, जिसका नाम होगा बोरोडीन हुंसडीगर रिएक्शन। एक बार आप इसको कॉपी कर लो, फिर चेक करते हैं। और डिस्कस करते हैं फर्स्ट मेथड, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में हम फर्स्ट पढ़ेंगे दैट इज एल्कीन। कौन सा पढ़ने आ रहे हैं हम पहले? एल्कीन। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब एल्कीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ अल्ट्रावायलेट लाइट या सनलाइट की प्रेजेंस में कराएं तो हेलो एल्कीन्स आर ऑब्टेन्ड। किस तरीके से जरा देखें। हमने एल्केन को हमने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मीथेन ले लिया। क्या नाम है इसका? मीथेन। जब मीथेन की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ अल्ट्रावायलेट लाइट या हम सनलाइट ले लें, तब क्या होता है? देखिए, आपको 14 रूल्स आने चाहिए। अगर आपने पढ़ लिए हैं तो समझ लो सारी केमिकल रिएक्शन मेरी उन्हीं रूल को फॉलो करेंगी। तो मैंने कहा था ना केमिकल लव, देखो HCl, तो बताओ एक H एक Cl दोनों ऐड होकर क्या बनाएंगे? HCl, और ये Cl जो है H की जगह आ जाएगा, क्या बनेगा? CH3Cl प्लस HCl। क्लियर? बट यहां क्या होता है, यहां Cl जो है एक एक करके सारे H को क्या करता है? एलिमिनेट कर देता है। तो बाई प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे जरा आप ध्यान देखें। तो देखो, अगर मान लो एक H निकलता है तो बताओ क्या बनेगा? CH3Cl। अगर 2H को सब्स्टिट्यूट करता है तब क्या बनेगा बताओ? CH2Cl2। अगर बताओ 3H को सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्या बनेगा? CHCl3। अगर सपोज करो 4 के 4H को क्या कर दे, वो सब्स्टिट्यूट कर दे, तब क्या बनेगा? CCl4। देखिए स्टूडेंट्स, जरा इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए। ऐसा नहीं है कि भाई ये रिएक्शन इस तरीके से क्यों नहीं हुई कि CH4 प्लस Cl2 इज गोज टू CH3Cl प्लस HCl। हाँ, ये हुई होगी। बताओ, क्या जब हम रिएक्शन करेंगे तो क्या एक ही मोल मीथेन का और एक ही मोल हम क्या क्लोरीन का लेंगे? नहीं ना, बहुत सारा अमाउंट होगा मीथेन का भी और क्लोरीन का। तो क्या होगा, एक लार्ज अमाउंट में जब ये रिएक्शन होगी तो वहां मोनो टू पॉली, वहां क्या बनेगा बताओ? मोनो टू पॉली सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड बन जाएंगे। मोनो का मतलब एक क्लोरीन, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, हो सकता है और भी सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स बने। तब क्या होता है, इसी रिएक्शन से समझें, तब क्या होता है, यहां मोनो टू पॉली हैलाइड्स फॉर्म कर जाते हैं और इन सभी हैलाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? वेरी क्लोज होते हैं। और इस प्रॉब्लम से हम इन सभी मोनो टू पॉली सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स जो बनते हैं इनको हम सेपरेट नहीं कर पाते। और जब सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो एक दूसरे से हम इनको अलग नहीं कर पाएंगे, और जब ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे तो हमें एक मोनो टू पॉली सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड का क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। इसलिए ये मेथड क्या होता है? सूटेबल नहीं होता। बात समझ में आती है? चलो, हाँ, अगर हम यहाँ एल्केन को लार्ज एल्केन ले लें, लार्ज मतलब हायर एल्केन ले लें, हायर एल्केन लाइक एग्जांपल अगर मान लो आप प्रोपेन ले लो, CH3 CH2 CH3, इट इज प्रोपेन। अगर आप प्रोपेन मतलब एक हायर एल्केन ले लेते हो, सीधा बोलो हायर एल्केन, तब क्या होता है? तब यहां आइसोमेरिक मिक्सचर मिलता है, बट वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड का होता है। क्या होगा जरा आप ध्यान दें कि CH3 CH2 CH2
Cl प्लस CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 Cl। देखिए ये दोनों कंपाउंड, अभी इनके मैं नेम भी लिखूंगा, अगर आप देखें तो इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, बट हाँ, और दूसरा क्या है ये बताओ, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड है। इस फॉर्म में क्या होगा जरा ध्यान से देखें तो यहां मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड तो मिलता है बट आइसोमेरिक फॉर्म में, बिकॉज बोथ कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, ये दोनों ही कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट मॉलिक्यूल सेम नहीं है। अगर आप कहें इसका नाम क्या बोलेंगे बताओ आप, क्लोरोप्रोपेन। अगर आप इसका नाम देखें तो आएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो सिंस मैं ये कहना चाहता हूं कि जब एक हायर एल्कीन आप लेते हैं और उसका आप क्लोरीनेशन करते हैं, डेट इज क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं, तो हमको आइसोमेरिक मिक्सचर मिलता है, और वो आइसोमेरिक मिक्सचर जो होता है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड्स होते हैं। ठीक है ना, तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम एल्कीन से, सॉरी इसका दूसरा मेथड फ्रॉम आयोडीन से पढ़ेंगे। और डिस्कस करते हैं हम एल्कीन के साथ आयोडीन को रिएक्शन करके हम हेलो एल्कीन्स का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ज़रा ध्यान से देखें, अगर हम फर्दर मीथेन को एल्केन की फॉर्म में लें, दैट इज मीथेन, और इसकी रिएक्शन हम जब आयोडीन के साथ करेंगे तो आप समझ चुके होंगे कि केमिकल लब वाला हमारा फार्मूला लग रहा है, दैट इज HI, तो CH3I प्लस HI। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आप 14th रूल को अच्छी तरीके से देख लीजिए, तभी आप ये केमिकल रिएक्शन इजीली कर पाएंगे। बताओ अब क्या होगा, अगर आपको देखने में लग रहा होगा कि हम हेलो एल्केन्स को फॉर्म कर चुके हैं, बट ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, और क्या होगा कि जो हमारे पास हेलो एल्केन्स मिला है, डेट इज मिथाइल आयोडाइड, ये फर्दर HI से रिएक्शन करके मीथेन और आयोडीन में रिवर्स हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों होगा, इसी को हमने समझना है। देखिए यहाँ जो HI फॉर्म करा है, ये HI एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ये हम सब क्लास 11th में अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको भी आता होगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो आप क्लास 11 की ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चैप्टर की वीडियोस आप देखिए, वो हमने ब्रीफली इसको डिस्कस करा है। फिर भी बट स्टिल आपका काम चलाने के लिए मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आपको यहाँ HI की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो -1 में जा रहा है, क्लियर। और हमने सीखा है जब कोई एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, और लोएस्ट में होता है तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है ना, चलो। तो HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इट मीन्स किसी दूसरे का क्या करेगा ये रिडक्शन, और अपना क्या करेगा ऑक्सीडेशन। तो अपना रिडक्शन कैसे करेगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन कैसे करेगा, जरा ध्यान से देखें। देखिए ये क्या होगा, HI जब ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। वो H कौन ले लेगा बताओ, मिथाइल आयोडाइड, और आयोडीन को क्या कर लेगा, इसमें से ले लेगा। तो बताओ हम सीख चुके हैं कि जब इस मॉलिक्यूल से, बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ HI कौन है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। जब रिड्यूसिंग एजेंट हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, किसी दूसरे का रिडक्शन करते हैं और अपना क्या करेंगे बताओ, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो क्या करेगा यहाँ HI, मिथाइल आयोडाइड का क्या करेगा बताओ, रिडक्शन करेगा। कैसे करेगा, इसका आयोडीन को ले लेगा। हमने सीखा है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, एलिमिनेट होता है, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और जबकि हाइड्रोजन इसमें क्या हो रहा है बताओ, ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो आयोडीन निकलेगा, H जाएगा, H का एडिशन होने से मिथाइल आयोडाइड का क्या हो रहा है बताओ, रिडक्शन हो रहा है। इसलिए HI कौन है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या करेगा बताओ, बहुत ध्यान से समझो कि वो यहाँ H को मिथाइल आयोडाइड को दे देगा और इसका आयोडीन खींच लेगा और ये रिवर्स रिएक्शन चली जाएगी। तो बताओ क्या हमें मिथाइल आयोडाइड फॉर्म हो सकता है, नहीं होगा। जैसे हमने मीथेन की आयोडीन की रिएक्शन करी, हाँ मिथाइल आयोडाइड बना तो सही, फिर फर्दर रिएक्शन कहाँ चली गई, रिवर्स हो गई।
अब ऐसा ना हो तो हम क्या करें, तो हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इक्वेशन फिर हम कैसे करें, तो ज़रा ध्यान से देखें कि मीथेन प्लस I2 इज गोज टू CH3I प्लस HI। अब मुझे किसी तरीके से इस HI का काम तमाम करना है। क्या करना है, काम तमाम नहीं भाई, ख़त्म करना है, हटाना है इसको। क्या करें, तो उसके लिए हम एक रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम यूज़ करेंगे। तो हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज आयोडिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा बताओ, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो निसेंट ऑक्सीजन देंगे। तो निसेंट ऑक्सीजन जो देंगे वो HI के साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, यहाँ से वाटर का फॉर्म करेगा। आप रिएक्शन को बैलेंस करें, हाइड्रोजन 2 होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और I2 चला जाएगा। अब जरा आप ध्यान से देखें, क्या अब यहाँ HI बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। इसका काम तमाम किसने कर दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने। तो अब हमारी ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो जब रिएक्शन 2 स्टेप में हो तो इस तरीके की आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हटाएं तब क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रखेंगे तब क्या होगा, है ना। तरह तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप NCERT में भी इसके क्वेश्चन हैं, आप उसको चेक कर लें। तो यहाँ जाके हम फर्स्ट दैट इज एल्केन के साथ हम हेलो एल्केन्स को प्रिपरेशन करना सीख चुके हैं। अब बात करेंगे हम किससे, बताओ, फ्रॉम एल्कीन। इसको रफ कर लेता हूँ, फ्रॉम एल्कीन। तो देखिए एल्कीन से प्रिपरेशन कैसे होगा, जरा इसको आप देख लीजिए। एल्कीन क्या होती है बताओ, जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो और उसकी रिएक्शन हम HX का मीनिंग HF HCl HBr HI, तो हम यहाँ HCl ले लेते हैं और आगे प्रोसीड रिएक्शन को करेंगे। बताओ क्या होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो बताओ क्या होगा, 2 वैलेंसीज फ्री होंगी। और जब 2 वैलेंसीज फ्री होंगी तो हमने रूल में सीखा है कि 2 मोनोवैलेंट स्पीसीज आर अटैच्ड। तो बताओ एक मोनोवैलेंट ये रहा और एक मोनोवैलेंट ये रहा, तो एक प्लेस पर कौन जाएगा, हाइड्रोजन, और एक प्लेस पर कौन जाएगा बताओ, Cl। तो बताओ ये क्या बन चुका है हमारा, हेलो एल्कीन्स, दैट इज एल्काइल हैलाइड। क्लियर है ना। चलो स्टूडेंट जरा ध्यान दें, ये जो एल्कीन है ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। कैसी है, दैट इज इथीन है ये, और इथीन एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन का मीनिंग क्या है, देखिए कि जो डबल बॉन्ड जिस कार्बन से अटैच है उस पर हाइड्रोजन एटम क्या है बताओ, सेम है। बताओ इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है। अगर हमें एसिमेट्रिकल लाइक प्रोपीन मिले, अगर प्रोपीन हमें मिलती है, अब अगर मैं इसकी रिएक्शन HCl से कराऊं तो शायद आप समझ ही रहे होंगे, बॉन्ड ब्रेक होगी, 2 वैलेंसी फ्री होंगी और 2 मोनोवैलेंट स्पीसीज क्या होंगी बताओ, अटैच हो जाएंगी। बट स्टिल अब आप सोच रहे होंगे एक जगह H को हम ऐड कर देंगे और एक जगह हम Cl को, तो यहाँ आप थोड़ा गलती कर जाओगे। ऐसी रिएक्शन तो जरा ध्यान दें कि जब एसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन हम किसी भी पोलर कंपाउंड, पोलर का मतलब जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जैसे HCl है, HBr है, HI है, वाटर है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जब हम एसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन किसी भी पोलर कंपाउंड से कराते हैं तो हम एक रूल का यूज़ करते हैं, डेट इज़ मार्कोनियाफ रूल। तो मार्कोनियाफ रूल ने ये कहा है कि जब हम किसी एसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन किसी भी पोलर कंपाउंड के साथ कराएं तो उस पोलर कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होगा जहां हाइड्रोजन एटम सबसे कम होते हैं। कैसे जरा चेक करें, देखिए ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। क्लियर है ना। तो बताओ अब इन 2 कार्बन में जरा ध्यान दें, ऐसा नहीं है इस कार्बन को आप चेक कर लें, नहीं, जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन है, जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन है, उन दोनों कार्बन को आप चेक करिए, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और एक पर 1। तो देखिए इस कार्बन पर हाइड्रोजन एटम क्या है, सबसे कम है, जबकि यहाँ ज्यादा है। तो मार्कोनी ने ये हमको बताया कि उस पोलर कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होगा
जहाँ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, सबसे कम होगा। तो बस हमको अब ये पता चल चुका है कि Cl कहाँ ऐड होना है और हाइड्रोजन कहाँ ऐड होना है। तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा ध्यान देखें, दैट इज CH3। इसका नाम क्या होगा बताओ, 2-क्लोरोप्रोपेन। देखो IUPAC आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए, बार बार कह चुका हूँ, अगर नहीं आता है तो आप क्लास 11 की वीडियोस देख लीजिए। तो इसका नेम क्या होगा बताओ, 2-क्लोरोप्रोपेन। क्लियर। और हमको बताओ ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल। बताओ कौन से रूल के अकॉर्डिंग होती है, मार्कोनियाफ रूल से। ठीक है ना। तो हम समझ चुके हैं कि मार्कोनियाफ रूल क्या होता है। तो देखिए यहां से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, क्या मिलेंगे मैं भी उसको भी डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। तो मार्कोनियाफ रूल ने क्या बताया कि जब एसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन किसी भी पोलर कंपाउंड से कराए तो उस पोलर कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होगा जहां हाइड्रोजन एटम सबसे कम होगा। ठीक है ना। चलो अब हम यहाँ मार्कोनियाफ रूल से भी एक जस्ट अपोजिट पढ़ते हैं। वो क्या, इसको देख लीजिए एक बार, अब एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है। तो अब हम यहाँ आगे पढ़ते हैं और वो क्या होगा, जरा एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको भी आप देख लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि हमने एसिमेट्रिकल एल्कीन दैट इज प्रोपीन ले रखी है और मैं इसकी रिएक्शन HBr से कराऊं, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वही मार्कोनियाफ रूल से। कैसे कि बताओ बॉन्ड ब्रेक होगी, ये पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट, तो बताओ नेगेटिव पार्ट ब्रोमीन कहाँ जाएगा, वही सेंटर वाले कार्बन पर। क्यों जाएगा, क्योंकि उस कार्बन पर हाइड्रोजन एटम क्या है, कम है। एग्जैक्ट क्लियर। चलो थोड़ा सा और रफ करता हूं, जगह कम है। बट अगर हम किसी पोलर कंपाउंड की किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन किसी भी पोलर कंपाउंड के साथ किसी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड दैट इज बेंजॉइल पेरोक्साइड, अगर इसका फार्मूला देखें तो C6H5COO का होल ट्वाइस, इट इज बेंजॉइल पेरोक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखें कि जब किसी एसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन किसी पोलर कंपाउंड के साथ कराएं, किसी पोलर कंपाउंड में भी स्पेशली कौन होना चाहिए, वो HBr। या फाइनली आप ऐसे समझो कि जब किसी एसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजॉइल पेरोक्साइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजॉइल ऑक्साइड के साथ अगर हम ये कैरीड आउट करें, तब ये रिएक्शन मार्कोनियाफ रूल के अकॉर्डिंग नहीं होती, बल्कि ये मार्कोनियाफ रूल को क्या करती है, अवॉइड करती है और उसके अपोजिट हो जाती है। कैसे अपोजिट होती है, जरा ध्यान से देखें। ये बॉन्ड ब्रेक होगी, दो वैलेंसी फ्री होंगी, बताओ 2 मोनोवैलेंट स्पीसीज अटैच होंगी, यानी एक जगह H को जाना चाहिए, एक जगह Br जाना चाहिए। बट ये रिएक्शन मार्कोनियाफ रूल से ना होकर उसके अपोजिट हो जाती है। कैसे होती है कि मार्कोनियाफ रूल तो ये कहता था कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से ऐड करो जहां हाइड्रोजन एटम क्या हो, कम। बट अगर HBr की रिएक्शन हम बेंजॉइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराएं, तो अब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच होगा जहां हाइड्रोजन एटम सबसे ज्यादा होगा। इट मींस आज ये नेगेटिव पार्ट कहां जाने वाला है, इस कार्बन पे। तो रिएक्शन क्या होगी, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। ध्यान से देख लें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ एक बात और, अगर मैं इस पेरोक्साइड को छुपा लूं, दैट इज अगर पेरोक्साइड ना हो तब क्या होगा, तब ये रिएक्शन मार्कोनियाफ रूल से ही होगी। क्लियर है ना। तो बिल्कुल क्लियर कट बात कहना चाहता हूं। और एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लो, कहां बैठा लोगे, दिमाग में। क्या अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए, फर्स्ट HBr ही होना चाहिए, पोलर कंपाउंड में कोई नहीं, केवल HBr। और थर्ड बेंजॉइल पेरोक्साइड या एनी अदर पेरोक्साइड होना चाहिए, तब ये रिएक्शन मार्कोनियाफ रूल को क्या करेगी, अवॉइड करेगी। अदरवाइज ये रिएक्शन कहां से होगी, मार्कोनियाफ रूल से। तो अब इस इफेक्ट को हम बोलते हैं
पर ऑक्साइड इफेक्ट, या इसको हम, क्योंकि ये रूल खरास नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इस इफेक्ट को हम खरास इफेक्ट भी कहते हैं। या इसको हम एंटी मार्कोनियाफ रूल भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जरा ध्यान दें कि पेरोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट, या इसको हम एंटी मार्कोनियाफ रूल भी कह सकते हैं। तो इसका एक ही सिंपल एग्जाम्पल है, क्या है वो भी, कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए। जैसे हमने ये प्रोपीन लिया है, और प्रोपीन एक कैसा एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल। क्लियर? कैसा एल्कीन है ये? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्लियर? तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए, HBr पोलर कंपाउंड होना चाहिए, पेरोक्साइड होना चाहिए। ठीक है ना? तभी ये रिएक्शन पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट या एंटी मार्कोनियाफ रूल को फॉलो करेगी। अब आप देखें एग्जाम में बहुत एग्जामिनर क्या होता है, शातिर होता है, और वो आपको अपनी चालाकी दिखाता है। देखो वो इस तरीके से रिएक्शन आपको देगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, और यहां लिख देगा पेरोक्साइड। सेकंड कैसे दे देगा आपको, जरा ध्यान से देखें कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 HBr। आपको वो चकमा देना चाहेगा कि किसी तरीके से आप एंटी मार्कोनियाफ रूल लगा दो। नहीं, देखिए यहाँ HCl है, HBr नहीं है। देखिए यहाँ HBr है, पर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड नहीं है। तो ये दोनों रिएक्शन हमारी किसको फॉलो करेंगी, मार्कोनियाफ रूल को। तो फाइनली मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एंटी मार्कोनियाफ रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट तभी वैलिड है जब असिमेट्रिकल एल्कीन HBr पोलर कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तभी एंटी मार्कोनियाफ रूल को आप फॉलो करें। ठीक है ना? तो एक बार आप इसको भी देख लीजिए, उसके बाद चलो जगह यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसको बेकार की चीजें ये तो यहाँ देखो, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन और आपको डिस्कस कर रहा हूं, इसको आप अलग नोट करके लिख लें। अगर हमारे पास कोई एल्कीन है और उसकी रिएक्शन हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कराएं, बट वो टेम्परेचर हमारे पास 773 केल्विन होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देख लें। तब क्या होगा? अच्छा, ये टेम्परेचर ना हो तब क्या होगा? तब तो सिंपल ही यार, बॉन्ड ब्रेक होगी, एक Cl यहां जैसे क्या होगी, मान लो एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर अगर हम इस रिएक्शन को कराएं तब क्या होगा? तब तो सिंपली क्या होगा, जरा आप देख लें कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक Cl यहां ऐड हो जाएगा, एक Cl यहां ऐड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम कब है? प्रॉब्लम अब है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हम इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ किस टेम्परेचर पर, 773 केल्विन पर कराएं, तब क्या होता है? देखिए आप जानते ही ये तो एडिशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एडिशन। क्यों है? कि देखिए एडिशन का मतलब क्या है? ऐड हो जाना। तो दोनों रिएक्टेंट ऐड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी बताओ? एडिशन रिएक्शन। बट अब यहां देखें तब क्या होगा? देखिए एल्कीन है, क्लोरीन है, पर टेम्परेचर कितना है? 773 केल्विन। इस टेम्परेचर पे जाके ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन ना होके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। कैसे होती है जरा ध्यान से देखें। एक H ये, एक Cl ये, दोनों मिलकर क्या निकालेंगे? HCl, और जो H गया है उसके प्लेस पर कौन आ जाएगा? Cl। इसका मतलब क्लोरीन ने एक H को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट बनेगा Cl CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, बताओ ये कौन सी एल्कीन है? बताओ, एलाइलिक पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन में, अभी पढ़ा था। कौन सी एल्कीन है ये? एलाइलिक एल्कीन। तो क्या होगा, जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो एलाइलिक हाइड्रोजन पर हो रहा है। कहां हो रहा है? फर्स्ट पॉइंट नोट करें आप,
एलाइलिक हाइड्रोजन पर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, पहली बात। सेकेंडली इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम, एलाइलिक रिएक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करें इस चीज को, क्या कि अगर हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर एलाइलिक एल्कीन की रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कराएंगे तब तो सिंपली रिएक्शन एडिशन होगी, बॉन्ड को ब्रेक करोगे, 2 वैलेंसीज फ्री होंगी, बॉन्ड ब्रेक करने पर एक Cl यहां ऐड होगा, एक Cl यहां ऐड होगा। बट एलाइलिक एल्कीन की रिएक्शन हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ टेम्परेचर मस्ट है, नोट कर लें, 773 केल्विन पे कराएंगे, तब ये रिएक्शन बताओ एडिशन ना होकर कौन सी हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मिलेंगे हम अपने इसके नेक्स्ट प्रिपरेशन से। अब बात करते हैं अब सेकेंड प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, और सेकेंड प्रोसेस हमारा बताओ कौन सा है, फ्रॉम एल्कोहल। देखिए अल्कोहल के साथ हम इसका प्रिपरेशन करेंगे। तो अल्कोहल में हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था कि जब अल्कोहल की रिएक्शन हम HX इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड के साथ करते हैं तब इस प्रोसेस का हमने क्या नाम रखा था, बताओ, ग्रॉफ्स प्रोसेस। क्या है, उसी को डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास मिथेनॉल है और हम इसकी रिएक्शन HX सपोज देन HCl ले लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। क्लियर? तो जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में हम करते हैं, तो बताओ हमारा कौन सा रूल था, OH सर्च बाई H। तो बताओ ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बताओ इलिमिनेट हो जाएगा और क्या बनेगा, बताओ CH3Cl प्लस वाटर। बताओ रूल सारे लग रहे हैं ना हमारे। नेक्स्ट बताओ इस प्रोसेस का हमने क्या नाम रखा था, ग्रोप्स प्रोसेस। ग्रोप्स प्रोसेस। क्लियर? चलो अब यहां जिंक क्लोराइड का क्या वर्क है, इसको भी समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बताओ कि जिंक क्लोराइड क्या होता है, डिहाइड्रेशन एजेंट है। डिहाइड्रेशन एजेंट कौन होते हैं, जो वाटर को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जैसे हमने मीथेनॉल की रिएक्शन HX का मतलब बार बार कह चुका हूं, HX होता क्या है, X क्या होता है, एक्चुअली हैलोजन होते हैं। क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम HF, HCl, HBr, HI कुछ भी ले सकते हैं, बट स्टूडेंट्स आप जनरली कोशिश करें कि आप HCl या HBr लें। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम HF और HI क्यों नहीं लें, बिकॉज फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो बहुत हाई होती है। फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट है जिसकी EN जो होती है, डेट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वो सबसे हाई होती है, वो फर्स्ट नंबर पर उसका पोजीशन है। अनदर आयोडीन जो होता है उसकी EN जो होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सभी हेलोजेंस के अंदर क्या होती है, सबसे कम होती है। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होने की वजह से रिएक्शन क्या होती है, बहुत तेज फास्ट होती है और एक एक्सप्लोजन होने का डर रहता है, जबकि आयोडीन के साथ रिएक्शन बड़ा स्लोली होती है, बिकॉज हेलोजन के केसेस में सभी हेलोजन में आयोडीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो क्या होती है, कम होती है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन की जो EN है वो एक्चुअली मिडिल में है और इसके थ्रू अगर आप रिएक्शन करोगे तो वो रिएक्शन मॉडरेट स्पीड में चलती रहेगी और हम वहाँ पे प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। हालांकि आपको तो कॉपी पेन से करना है, आप फ्लोरीन आयोडीन ले लो, उस चीज़ को आप समझोगे नहीं, बट आप कोशिश करिए कि HCl और HBr आप लें, ठीक है। चलो तो ध्यान दें, हाँ कहाँ चल रहे थे हम लोग, हाँ ये तो क्वेश्चन ये था कि हम ZnCl2 को क्यों लें। एक्चुअली ये डिहाइड्रेशन एजेंट होता है और प्रोडक्ट साइड में बनने वाले वाटर को क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने से ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्स नहीं जाती और हमें एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन मिल जाता है। अब यहाँ दो क्वेश्चन आपके सामने बन जाते हैं। वो पूछ लेता है कि भाई कौन सा हैलोजन लें तो क्या रिएक्टिविटी रहेगी, हैलोजन से मतलब कौन सा हैलोजन एसिड लें, और कौन सी अल्कोहल लें तब रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो आप देखें रिएक्टिविटी को पढ़ना चाह रहे हैं,
तो रिएक्टिविटी के हम पढ़ना चाह रहे हैं और फर्स्ट हम रिएक्टिविटी काय में पढ़ना चाह रहे हैं, एल्कोहल में। देखिए अगर हम इस रिएक्शन को कैरिड आउट कराने के लिए हम 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल लें, मतलब कौन सी एल्कोहल लें कि जब ये रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसका क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो इसका एक्चुअल जो ऑर्डर है वो 3 डिग्री एल्कोहल, देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्यों है, इस चीज़ को हमने थोड़ा समझना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ज़रा आप ध्यान से देख लीजिए। ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल और ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल। चलो देखते हैं भाई, चाहो तो आप इसको ये एग्जाम्पल ले लो। आपको पहले तो ये आना चाहिए कि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल कौन से हैं। देखिए होता क्या है, पहले तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल से पहले आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन का भी पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस कार्बन पे आप फोकस करिए, ये मैं स्टार मार देता हूँ। बताइए इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच हैं? 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्लियर? तो अगर किसी कार्बन से डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच हों तो उसको हम 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। क्लियर है ना? चलो, तो ये 3 डिग्री कार्बन है। अभी आप OH को सोचो नहीं लिखा हुआ है। क्लियर है ना? चलो, सिमिलरली आप इस कार्बन को देखें, बताओ ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? 2 से। तो बताओ ये 2 डिग्री कार्बन है। क्लियर है ना? अब इस कार्बन को आप देखें, आप चाहो तो इस स्ट्रक्चर को जरा ओपन स्ट्रक्चर बना लो तो और अच्छा लगेगा। C और एक H ऊपर नीचे बना, इसी फॉर्म में बना लिया, थोड़ा आसान हो जाएगा आपको। तो बताओ इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है? 1। भाई ये स्टार मार दिया मैंने, और कोई कार्बन तो अटैच है ही नहीं। इट मीन्स ये प्राइमरी। और यहाँ तो एक सिंगल है, सिंगल कार्बन भी कैसा होता है? प्राइमरी। मैंने इसीलिए लिखा है मिथेनॉल को भी। अब देखिए अगर 3 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो वो टर्सरी अल्कोहल है। अगर 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर 1 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तब वो प्राइमरी अल्कोहल है। और एक सिंगल कार्बन से, चाहो तो इसको भी आप स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख लीजिए लाइक दिस। एक सिंगल कार्बन भी कैसा होता है? प्राइमरी अल्कोहल होता है। तो ये कितना अल्कोहल है बताओ? 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, इट इज ऑल्सो 1 डिग्री। तो हम ये कहना चाहते हैं कि रिएक्टिविटी का टर्म क्या होगा कि इस रिएक्शन को कैरिड आउट कराएं तो हम कौन सी हैलोजन एसिड लें और कौन सा अल्कोहल लें कि जब इस रिएक्शन का स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 3-2-1 होता है। अब हम कहेंगे ऐसा ही क्यों है? जरा आप ध्यान दो, ये रिएक्शन कैसे हो रही है कि यहाँ से OH जा रहा है और यहाँ से H जा रहा है। क्लियर है ना? चलो, तो हमने GOC को देखा था और फर्स्ट टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपको GOC डेट इज गॉड ऑफ केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कंप्लीटली आनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हमने सारे इफेक्ट को ब्रीफली डिस्कस करा है और वो सारे इफेक्ट इन रिएक्शन को सॉल्व करने में हमने यूज़ करने होंगे। इसलिए वो इफेक्ट आई होप आपसे आते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है ना? आप पता नहीं आते हैं नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जरा आप ध्यान से देखें कि भाई ये OH कैसे निकले। तो आप जरा यहाँ देखें, तो OH को निकलने के बाद देखिए एक यहां कितने मिथाइल ग्रुप हैं? 3। कितने हैं बताओ? 3 मिथाइल ग्रुप हैं, 1 2 3, और तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप यहां +I इफेक्ट शो कर रहे होंगे। क्लियर?
और प्लस शो कर रहे होंगे तो यहाँ इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी या बोलो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे होंगे। यहाँ कितने कर रहे हैं बताओ, 2 और यहाँ 1। तो एक्चुअली इस रिएक्शन को थोड़ा मुझे और आपको कैरिड आउट कराना होगा, जरा ध्यान से देखें। अगर मैं इस रिएक्शन को यहाँ समझाऊं तो आप ये देखें कि जैसी CH3OH और HCl से मैंने रिएक्शन कराई होगी तो यहाँ OH निकला होगा, क्लियर, और OH पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ओवरऑल इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया होगा, पॉजिटिव, क्लियर। अब यहां देखें, यहां पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इस पॉजिटिव पर ये नेगेटिव कौन गया होगा, क्लोरीन, और OH और H मिलकर क्या चला गया होगा, वाटर। हालांकि मैं इसकी मैकेनिज्म नहीं करा रहा हूं, थोड़ा आपको एक आइडिया देना चाहता हूं। तो आप जरा ध्यान से सोचो कि ये कार्बन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी इजीली तो क्लोरीन यहाँ पर अटैक करेगा। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं? दोबारा समझो कि भाई, इसको दोबारा समझा देता हूं कि ये मेथेनॉल था और ये HCl से रिएक्ट कर रहा है, क्लियर। तो जब यहां से ये OH एलिमिनेट हुआ होगा तो OH पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। तो बताओ इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, दैट इज कार्बोकैटाइन बन गया। सिमिलरली यहां देखें, यहां पॉजिटिव आया होगा चार्ज और यहां कैसा आया होगा, नेगेटिव, क्लियर। फाइनली क्या हुआ होगा, ये OH H से मिलकर वाटर बना होगा और ये Cl इस कार्बोकैटाइन पर क्या करा होगा, बताओ, अटैक करा होगा। यही तो हुआ है ना। चलो, तो आप मुझे बताइए कि ये कार्बोकैटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना इजीली तो ये क्लोरीन यहां अटैक कर लेगा। अगर ये मान लो स्टेबल ही नहीं है, मतलब बनते ही खत्म हो गया, तो क्या क्लोरीन यहाँ अटैक कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो बस हम ये देखें कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में OH को निकलने के बाद जो कार्बोकैटाइन बनता है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, जरा ध्यान से चेक करो, बताओ। अब देखिए, मैंने अभी तो एल्कोहल लिखा है, अब जरा आप ध्यान से सोचो कि ये OH निकल गया तो बताओ इस कार्बन पर कैसा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव। सिमिलरली ये OH निकल गया तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आया होगा। सिमिलरली ये भी OH निकला होगा तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आया होगा। अब चाहे ये तो दोनों प्राइमरी हैं, इसको रफ कर लेता हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो अल्कोहल थे और उनके OH को निकलने के बाद जो कार्बोकैटाइन बने हैं उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ऑब्वियसली कौन है, बताओ कौन है? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्यों है बताओ? इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन दे चुका है, क्लियर है ना। अब यहां इसके इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, जो इलेक्ट्रॉन गए हैं उनकी कमी को पूरे करने वाले के लिए कितने ग्रुप हैं? 3 मिथाइल ग्रुप हैं जो प्लस आई इफेक्ट कर रहे होंगे, और प्लस आई इफेक्ट कर रहे होंगे तो इसके चार्ज को क्या कर रहे होंगे बताओ? कम कर रहे होंगे। याद है ना, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था हम लोगों ने। यहां बताओ कितने? 2 मिथाइल ग्रुप इसके चार्ज को कम कर रहे होंगे और यहां ओनली 1 कर रहा होगा। तो सिंस 3 डिग्री एल्कोहल, या एल्कोहल ही था ये, 3 डिग्री एल्कोहल में जो बनने वाला कार्बोकैटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्लियर है ना। चलो, तो एल्कोहल की टर्म में तो हमने बात करी कि 3 डिग्री एल्कोहल मोर रिएक्टिव होगा, देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। आओ इसको तो रफी कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम HX की टर्म में। बी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे HX की टर्म। तो HX का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर मैं आपको पहले बता देता हूं कि सबसे ज्यादा HI करेगा, देन HBr, देन HCl और सबसे कम होगा HF। बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ ये रिएक्शन जब हो रही है तो H और Cl जो बीच का बॉन्ड है वही तो ब्रेक हो रहा है। अब जितनी जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दैट इज H और Cl, दैट इज HX के बीच जितनी जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक होगा उतना इजीली क्या होगा बताओ? H निकलेगा। और जल्दी H निकलने के लिए क्या होनी चाहिए? इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए। और हमने डिस्कस करा है कि बॉन्ड एनर्जी बताओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ
क्या मीनिंग है कि बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी उसकी क्या होगी, उतनी कम होगी, और बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। तो हमने क्या चाहिए, जरा ध्यान से समझो यार। ऑब्वियसली है, मैं आपसे कहूँ 1 मीटर की स्टिक है, उसे आप ब्रेक कर दो, इजीली कर दोगे। मैं आपसे कहूँ इतनी बड़ी स्टिक है लाइक होल्डर के साइज़ की, तब आपको उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज़्यादा। तो बस आप समझ जाइए कि बॉन्ड जितनी छोटी होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, और बॉन्ड जितनी बड़ी होगी तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, उतनी कम होगी, और कम होने से वो बॉन्ड क्या होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो सेंस आप देखें कि जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ जाएंगे तो फ्लोरीन का साइज सबसे कम होता है, और कम होने से ये बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, कम, क्लोरीन की थोड़ी और ज़्यादा, Br की और ज़्यादा, और H और I के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम, और यहाँ HI जल्दी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और H जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। एक्चुअली देखो ये एकदम मैकेनिज्म पार्ट तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, फिर भी मैकेनिज्म टाइप का ही कहेंगे। तो ये ऑर्डर देखो आपको आने चाहिए। एक्चुअली देखो CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में या नीट जेई में आप देखें तो वहाँ क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते, रिएक्शन बेस्ड आ जाते हैं, लॉजिकली आते हैं। आपको ये सब आना चाहिए। एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म। आओ डिस्कस करते हैं एल्कोहल के सेकंड टर्म में, क्या कि फ्रॉम द थायोनिल क्लोराइड, और इसको हम क्या बोले थे बताओ, डार्जेंस रिएक्शन। एक्चुअली होता क्या है कि जब एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन, कि जब हम एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन के साथ में कराएं, तब हमको हेलो एल्केन्स की फॉर्म मिलती है। कैसे, चेक कर लेते हैं एक बार। हमने बताओ कौन लिया, मिथेनॉल लिया, और थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन। तब क्या होगा, जरा आप ध्यान देखें, बताओ ये कौन सी नेम रिएक्शन है, डार्जेंस रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, जब आप इसके चैप्टर के नोट्स बनाएं तब आप एक कॉपी अलग से ले लीजिए, जितनी भी होल ऑफ केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन आए उनको आप एक साइड में लिख लीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि बोर्ड एग्ज़ाम जब हम लोग देते हैं तो हार्डली 1 या 2 नेम रिएक्शन हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर आती हैं। तो एग्ज़ाम टाइम पे जब सारी नेम रिएक्शन आपको एक जगह लिखी हुई मिलेंगी तो उनको याद करना आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि जितनी भी नेम रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म आए उनको आप नोट्स में तो लिखें, एक अलग कॉपी में भी लिखें, जिससे आपको सारी नेम रिएक्शन और जितनी भी मैकेनिज्म आएंगी रिएक्शन की वो आप एक जगह कर लें, ठीक है। तो डार्जेंस रिएक्शन आप देखेंगे क्या होता है, जरा इसमें देखिए, लॉजिक लगाओ, आपको बनाना क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ हेलो एल्केन्स बनना है। हेलो एल्केन्स का मीनिंग एल्काइल हैलाइड बनना है। तो ध्यान दें, हेलो एल्केन्स या एल्काइल हैलाइड बात एक ही होती है। अब जरा देखो, एल्काइल ग्रुप तो ये है और हैलाइड कौन है, Cl। इसका मतलब CH3Cl तो बनना तय है। तो बना लो ना पहले CH3Cl। अब मेरे पास यहाँ से क्या बचता है, OH, क्योंकि OH निकला है, और यहाँ से क्या बचता है, SO, और यहाँ से क्या बचता है, एक Cl। तो होगा क्या, S और O और एक ऑक्सीजन मिलकर यहाँ क्या बन जाएगी, SO2। बताओ यहाँ से एक H और एक Cl बचा, वो क्या बनेगा, HCl। क्लियर है ना। तो देखो, जो नेम रिएक्शन है ना, उनको रिएक्शन करने की ट्रिक्स भी सीखी है। आपको पता होना चाहिए यार डार्जेंस रिएक्शन में बनता क्या है। तो मैं पहले हेलो एल्केन्स बना लूंगा, फर्दर आप देखिए लगाओ क्या क्या बन सकता है यार। SO है तो इसके साथ ऑक्सीजन ऐड होकर ही क्या बनेगा बताओ, SO2 बनेगा। क्लियर है ना। और जो एक H बचा है वो Cl के साथ फॉर्म करके क्या बना देगा, HCl। तो इट इज गिवन बाय द डार्जेंस साइंटिस्ट। इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया बताओ, डार्जेंस रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन और दिमाग में आना चाहिए, क्या कि हमने ये प्रीडीन क्यों लिया, प्रीडीन का क्या रोल है। एक्चुअली देखो होता क्या है कि यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, एसिड। क्या फॉर्म हो रहा है, एसिड। और प्रीडीन क्या होता है, एक बेस होता है। जानते हो ना आप लोग, शायद जानते होगे प्रीडीन का स्ट्रक्चर।
अरे आप तो स्मार्ट बच्चे हैं भाई। प्रीडीन ये होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, बेस होता है, लुईस बेस होता है, क्योंकि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये प्रोटोनेशन कर सकता है। तो ये बेस होता है, तो इस एसिड के साथ मिलकर क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा, और ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी। क्लियर है ना। तो बहुत छोटी सी, देखिए आप स्टूडेंट्स, आप लोग थ्योरी पे ज़्यादा ना जाएं कि सर आपने रिएक्शन तो लिख दी, इसकी थ्योरी तो लिखी नहीं। अरे भाई जो है वो लिख दो। क्या लिखेंगे हम कि व्हेन द अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन देन द हैलोएल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। क्लियर। आप थ्योरी पे ज़्यादा टेंशन ना लें। आप अगर एग्जाम में इक्वेशन लिख के आते हैं, मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं। और थ्योरी आप लिखना चाहते हैं तो जो आपने करा है वो ही आप लिख दीजिए, ठीक है ना। चलो, और थर्ड हम पढ़ेंगे इसका फ्रॉम PCl5। कहाँ से पढ़ेंगे, फ्रॉम PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम PCl5 के बारे में कुछ बताएंगे आपको, और कॉपी और पेन निकाल लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख लीजिए। क्या, ऑल अबाउट ऑफ PCl5। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए कि जिन कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप होगा वो हमेशा PCl5 से रिएक्ट करेगा। और PCl5 से जब रिएक्ट करेगा तो कैसे करेंगे रिएक्शन, कि OH की जगह Cl दो, एक PuCl3 बनाइए, एक HCl बनाइए। बिल्कुल यूनिवर्सल है, कभी बात गलत नहीं हो सकती। क्या मीनिंग है जरा देखो आप, कि अगर मुझे फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला है कि जिस कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप होगा वो हमेशा PCl5 से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। लो जी कर रहे हैं। अब क्या होगा कि OH की प्लेस पर क्या दो, Cl दो, तो Cl दो, एक CH3Cl, एक PuCl3 बनाइए, एक HCl बनाइए। बात बिल्कुल क्लियर, कोई अनबैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, हमेशा बैलेंस होगी। सेकेंडली मैं ये क्या कहना चाहता हूं, वो आप इधर समझ लीजिए। क्या, कि इसे COOH में, COOH डेट इज कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH ग्रुप दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, कि अगर मान लो मैं एसिडिक एसिड की रिएक्शन करना चाहूं काय के साथ, PCl5 में, तो भाई एसिडिक एसिड की रिएक्शन PCl5 से हम क्यों करेंगे, क्योंकि इसको भाई COOH में भी OH ग्रुप दिखाई देता है। किसको, PCl5 को। वही काम होगा क्या, कि CH3COCl, क्यों, OH की जगह ही मुझे Cl देना है, किसकी प्लेस पर देना है, OH की, और एक PuCl3 बनाओ, एक HCl बनाओ। क्लियर। हालांकि ये रिएक्शन हम जब एसिड का चैप्टर पढ़ेंगे वहां करेंगे, बट मैं आपको ऑल अबाउट ऑफ PCl5 पढ़ाना चाहता हूं। क्लियर है ना। चलो, और एक पॉइंट और भी बता देता हूं कि ये अकेले O से भी रिएक्शन करता है। क्या मतलब है, कि मान लो ईथर है, क्लियर, और PCl5 से मुझे रिएक्शन करनी है, तो थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाता है, बाकी सब वही रहेगा। तो देखो ये PuCl3 तो बनेगा, बन गया, एक Cl इधर पहुंचा दो, एक इधर पहुंचा दो, ठीक है ना। तो हालांकि ये पोर्शन आगे का है, हम ऑल अबाउट ऑफ PCl5 पढ़ रहे थे, और मैंने आपसे क्या बोला कि जिस कंपाउंड में OH ग्रुप होगा हमेशा PCl5 से रिएक्शन होगी। और कैसे होगी, कि OH की प्लेस पे Cl दोगे, एक PuCl3 बनाओगे, एक HCl बनाओगे। नोट कर लो ये बात, ठीक है। चलो, फिर मैंने क्या बोला है कि ये COOH में OH ग्रुप भी देख लेता है, यानी COOH के जो OH ग्रुप पार्ट है लास्ट का, ये यहां से भी उसी तरीके से रिएक्शन करता है जिस तरीके से ये अल्कोहल में करता है, ठीक है। हालांकि ये अभी पार्ट तुम्हारा है नहीं, बट PCl5 के बारे में पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। क्लियर। चलो, ये भी आप देख लीजिए, प्रीडीन का स्ट्रक्चर है, इसको भी रफ कर लेते हैं, आगे पढ़ना है हमको। चलो, अब हम थर्ड प्रिपरेशन पे जाएंगे, दैट इज बाय द हैलोजन एक्सचेंज मेथड। बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। बताओ बाय द हैलोजन एक्सचेंज मेथड में क्या है। एक्चुअली यहाँ हेलो एल्केन्स ऑलरेडी होगा,
बस हम करेंगे क्या, उसके हैलोजन को क्या करेंगे, हम एक्सचेंज करेंगे। कैसे करेंगे, वो किन रिएक्शन के थ्रू पढ़ेंगे, वो ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ हम 2 नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, एक कोनार्ड फिंकर डिस्टिल रिएक्शन और अनदर स्वार्ट्स रिएक्शन। दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आती हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें तो इस चैप्टर से आपको, मतलब चैप्टर से क्या, ये जनरल प्रिपरेशन से ही आपको 3 से 4 नेम रिएक्शन मिल चुकी हैं। तो पहली पढ़ेंगे हम, कौन सी रिएक्शन है बताओ, कोनार्ड फिंकर स्टिल रिएक्शन। कैसे कि चलो बंद लिख देंगे, CH3Br बताओ हेलो एल्केन्स है। चलो अब इसकी रिएक्शन हमने किससे करनी है बताओ, सोडियम आयोडाइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो बताओ कौन सा फार्मूला लगने वाला है हमारा, केमिकल लब 14 फार्मूला लग गया हमारा, देखो। और जो बना एज इट इज लिख दीजिए। बताओ क्या आया, CH3I प्लस NaBr। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, ये स्पेशल मेथड है किसका फॉर्मेशन करने का, बताओ किसका, आइडोमीथेन। आइडोमीथेन नहीं बल्कि ऐसे बोले कि आइडो एल्कीन के आयोडीन का हेलो एल्कीन्स फॉर्म करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, कोनार्ड फिंकर स्टिल रिएक्शन। क्लियर। हाँ, इसकी एक लिमिटेशन है कि यहाँ जो हेलोजन होना चाहिए वो या तो क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो। समझ में आ रही है ना, या तो यहाँ पे क्लोरीन होना चाहिए या ब्रोमीन होना चाहिए। एक्चुअली हम फ्लोरीन के हेलो एल्केन से तो रिएक्शन करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और वो रिएक्शन एक्सप्लोसिव होने का डर रहता है। अब आप सोचें भाई आयोडीन, अगर आयोडीन होगा तो लॉर्ड के कंपाउंड वही बन जाएगा। क्लियर है ना। तो इट इज़ द बेस्ट मेथड, या ऐसे कहें कि ये केवल आइडो एल्कीन फॉर्म करने का एक स्पेशल मेथड है। और इस रिएक्शन का नेम क्या है बताओ, कोनार्ड फिंकर स्टिल रिएक्शन। लिख देता हूं एक बार, एक्चुअली वैसे मैं लिख चुका हूं, कोनार्ड फिंकर स्टिल रिएक्शन। क्लियर। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये काफी आई हुई है और इस रिएक्शन बेस्ड हमारे पास एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और इंटर कन्वर्जन में बहुत ये यूज होगी, है ना। तो क्या होता है बताओ, कि मैं दोबारा बता दे रहा हूं, यहाँ जो हेलो एल्केन्स होना चाहिए या तो वो क्लोरीन का होना चाहिए या ब्रोमीन का होना चाहिए। और रिएक्शन हम कैसे करते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ, और हमें आइडो एल्कीन फॉर्म हो जाता है। ठीक है ना, जैसे मिथाइल आयोडाइड बन गया। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोनार्ड फिंकर स्टिल रिएक्शन। ठीक है ना। अब वही बात देखो थ्योरी में आप लिख सकते हैं, जो आप जैसे हम मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, देन द मिथाइल आयोडाइड आर ऑब्टेन्ड and this reaction is known as कोनार्ड फिंकर स्टिल रिएक्शन। ठीक है ना। चलो इसको पूरा ही कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और जगह है हमारे पास। देखिए नेक्स्ट क्या होती है बताओ, स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी होगी, हेलोजन एक्सचेंज का ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, और दूसरी है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन देखिए, जिस तरीके से कोनार्ड फिंकर स्टिल रिएक्शन आइडो एल्केन को फॉर्म करता है, उसी तरीके से स्वार्ट्स रिएक्शन फ्लोरो एल्केन को फॉर्म करता है, या ऐसा बोलो एल्काइल फ्लोराइड को बनाता है ना। जैसे अगर मान लो कोनार्ड फिंकर स्टिल एल्काइल आयोडाइड को बनाएगा, तो स्वार्ट्स रिएक्शन किसका फॉर्म करता है, एल्काइल फ्लोराइड का करता है। क्लियर है ना। कैसे करता है जरा ध्यान से देखो, कि अगर हम कोई एल्काइल हैलाइड लें, स्पेशली वो एल्काइल हैलाइड किसके साथ होना चाहिए, क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ। एक्चुअली एक काम करो, ब्रोमीन यहाँ ले लिया तो एक बार क्लोरीन भी ले लो, नहीं तो कहोगे सर एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। और हम कोई भी मेटालिक फ्लोराइड को हम यहाँ यूज करेंगे, मेटालिक फ्लोराइड जैसे AgF। ठीक है ना। मेटालिक फ्लोराइड का मतलब कि फ्लोरीन के साथ मेटल अटैच हो। और बताओ क्या बनने वाला है, जरा ध्यान से देखो, AgCl। केमिकल लब हो गया ना, फ्लोरीन डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, CH3F प्लस AgCl। क्लियर। तो यहां हमने देखा स्वार्ट्स रिएक्शन स्पेशली एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करती है, और कोनार्ड फिंकर स्टिल रिएक्शन किसका फॉर्म करती है बताओ, एल्काइल आयोडाइड का। क्लियर।
और इस प्रिपरेशन में हमारा एक लास्ट टर्म बचा है, बाय द सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड बोरोडीन हुंसडीगर रिएक्शन, उसको भी समझ लेते हैं। और फोर्थ है हमारा बाय द सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्लियर भाई, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड क्या होते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फैटी एसिड कैसे कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं बताओ, फैटी एसिड कहते हैं। और उस कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने सिल्वर सॉल्ट लेना है। इट मीन्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड का H है उसको आप कैसे रिप्लेस कर दो, सिल्वर से। एग्जाम्पल आप देखें तो हमारे पास एसिडिक एसिड है और इस एसिडिक एसिड का हम H हम सिल्वर से क्या कर दें बताओ, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो अब ये एसिड ना रह के बताओ क्या हो गया, ये साल्ट फॉर्म हो गया। तो हम बोलेंगे सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्या है बताओ, ये सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। अगर हम पूछें इसका स्पेशली नेम क्या होगा तो इसका नाम होगा सिल्वर एसीटेट। क्या नाम होगा, सिल्वर एसीटेट। क्लियर। चलो, when the silver salt of fatty acid are treated with Br2, काय के साथ बताओ, ब्रोमीन के साथ, in the presence of कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए बहुत इजीली हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं। देखिए एक तो आपको केमिकल अब दिख ही गया, बताओ क्या बनेगा, AgBr। दूसरा क्या होगा बताओ, ये CO2 क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और एक Br जो बचा है वो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो क्या बचेगा देखो कि CH3Br प्लस AgBr और प्लस CO2। क्लियर। दोबारा समझ लीजिए, AgBr, CO2 और जो एक Br बचा है वो एल्काइल के साथ अटैच हो गया। तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बताओ, बोरोडीन हुंसडीगर रिएक्शन। शुरू में हमने फ्लो चार्ट बनाया था, हमने लिखा भी था। चलो अब ये लिख देता हूं, बोरोडीन सिकर रिएक्शन। ठीक है ना। आप इस रिएक्शन को चेक करें, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होने जा रहा है। बताओ हमारा जो रिएक्टेंट था उसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2, कितने 2। बताओ प्रोडक्ट में कितना कार्बन है, 1। तो ये चेन डिग्रेडेशन के भी काम में आती है ये रिएक्शन। जब हमको कार्बन चेन कम करनी हो तब हम बोरोडीन हुंसडीगर रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट करें कि बोरोडीन हुंसडीगर रिएक्शन कहाँ यूज होगी, चेन को डिग्रेडेशन करने में, चेन को कम करने में। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। आज मैं अपने लेक्चर को यहीं पर रोकता हूँ। काफ़ी कुछ हमने आज पढ़ चुके हैं, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगी। आप जो है अच्छी तरीके से इस चैप्टर को मेमोराइज करिए, नोट्स बनाइए, और स्टूडेंट्स आप रिएक्शन को बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, है ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।